morning students. Today I am going to teach the SST of class 5. It is the exercise number 1 and I have to taught latitude and longitudes. First of all, I will write the word meanings. I have written the word meanings on the board in English and in Hindi both. So you will pay attention toward the boards and you will write on your notebooks what I have written. So please pay attention. First I have written considered. Considered means think carefully. इसका मतलब होगा हिंदी में सोचना विचारना. After that compare. Compared means examine to find out similarity and dissimilarity. In Hindi we can say तुलना करना, बराबरी करना. Exactly. Exactly means precisely according to the rule. ठीक ठाक. Representation. The action of speaking or acting on behalf of someone. I mean प्रतिनिधित्व. Next, understanding. Perceive the intending meaning of word, language or speaker. समझना, जानना. This is the location. Location means a particular place or position. पता. After that, continent. Continent means any of the words named continuous expanses of land. Mahadesh. Correct. Especially of information, measurement or predictions correct in all details. यानी कि should. Rephrase. The action of mentioning संदर्भ में imaginary existing only in the imagination. I mean काल्पनिक. Direction or course along which someone or something moves. दिशा. Horizontally. Horizontally means in a horizontally position or direction. क्षैतिज. Next, center. The midpoint of any line or figure. Okay. And last, parallels. Parallels means a line always equal distance from another. I mean बराबर की दूरी. Now I am finishing the word meanings of this lesson and you have to learn it carefully. When I will take the next class, then I will teach you the chapter latitude and longitude. Thanks. Good morning मेरे प्यारे बच्चों. आज मैं हिंदी व्याकरण का एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं. तो सबसे पहले हम लोग आते हैं भाषा. भाषा क्या है, भाषा का क्या महत्व है, भाषा को किस तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं. तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि भाषा क्या है. जैसे भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं अथवा भावों या विचारों के
आदान प्रदान कराने के साधन को भाषा कहते हैं, या भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे की बातों को समझते हैं और अपने मन की बात दूसरों तक प्रकट करते हैं, उन्हें समझाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि भाषा के जरिए ही हम अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करते हैं, उन्हें समझते हैं तथा दूसरों को समझाते हैं। तो आप लोगों ने जाना कि भाषा क्या है। इसके बाद आता है भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक। अब आप जानते होंगे कि मौखिक किसे कहते हैं। हम मुंह से बोलकर जो बात प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं, मौखिक। और दूसरा होता है लिखित, यानी कि लिखकर। तो भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, जिसे मुंह से बोलकर व्यक्त किया जाए, प्रदर्शित किया जाए, समझाया जाए, वह मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा क्या है, तो जिसे मुंह से बोलकर हम सामने वाले को समझाते हैं, अपने विचार उनके सामने प्रकट करते हैं, वो मौखिक भाषा है। अब उदाहरण के तौर पर हम लें, जैसे दादी मुझे कहानी सुना रही है। दादी क्या कर रही है, तो मुझे कहानी सुना रही है। यानी दादी कहानी का सुनाने का काम किस तरह से कर रही है, तो वह अपने मुंह के माध्यम से कर रही है। वह अपने मुंह से बता रही है, अपने मुंह से प्रदर्शित कर रही है, मुंह से व्यक्त कर रही है। तो यह कौन सी भाषा हुई, यह हो गई मौखिक भाषा। बच्चे शिक्षक की बात समझ रहे हैं। ये क्या होता, कैसे समझ रहे हैं, जो शिक्षक अपने विचार उनके सामने प्रकट कर रहे हैं, उनको वो क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो गई, मौखिक भाषा। दूसरी भाषा है लिखित। हम लिखकर अपने विचारों या भावों को भी प्रकट करते हैं। पत्र भी लिखते हैं, तो पत्र के माध्यम से भी हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। प्रश्न उत्तर शिक्षक जो देते हैं, तो वो प्रश्न उत्तर भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। तो वो भी क्या है कि हमने क्या समझा, जो शिक्षक ने हमसे प्रश्न पूछा उसे मैंने क्या समझा, तो उसको हम अपने मस्तिष्क की मदद से कागज पर, उत्तर पुस्तिका पर लिखते हैं। तो ये क्या हो गई, लिखित भाषा। अब आते हैं बोली। बोली क्या है, बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है, जो सीमित प्रदेशों में बोली जाती है। यानी कि भाषा का अल्प विकसित रूप बोली है, और सीमित प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा के अल्प विकसित रूप को भी हम बोली कहते हैं। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती। अब है, हमने पढ़ा भाषा, भाषा के रूप, बोली। तो इसके बाद हम आते हैं मातृभाषा। मातृ मतलब क्या होता है, माँ। मातृ मीन्स क्या हुआ, माँ। मातृभूमि यानी हमारी जन्मभूमि, जहां हमने पैदा लिया है। मातृभाषा यानी कि माँ से जी भाषा। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह अपने परिवार में रहता है। तो बच्चा जिस भाषा को सबसे पहले माँ तथा परिवार से सीखता है, बच्चा जिस भाषा को माँ,
तथा परिवार से सीखता है उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? तो बचपन में जब हम अपने परिवार के बीच रहते हैं और परिवार में जो भाषा सीखते हैं उसे ही मातृभाषा कहते हैं। परिवार में सबसे पहला दर्जा किसका आता है? तो माँ का आता है, यानी कि माँ से सीखने वाली भाषा, उसे ही हम मातृभाषा कहते हैं। अब है राष्ट्रभाषा। राष्ट्र मीन्स क्या होता है? देश। राष्ट्र मीन्स क्या होता है? तो देश। भाषा मीन्स क्या होता है? तो हमारे मुंह से बोली जाने वाली बात। तो वह भाषा जो पूरे राष्ट्र में बोली जाए, वह भाषा जो पूरे राष्ट्र में बोली जाए उसे हम कहते हैं मातृभाषा। यानी कि वह भाषा जिसका प्रयोग पूरा राष्ट्र करता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब आप बताइए कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हम हिंदुस्तानी हैं, हमने हिंदुस्तान में पैदा लिया है, तो इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। इसके बाद है लिपि। लिपि को इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहते हैं। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। तो भाषा के उच्चारित ध्वनियों को, जो ध्वनि, जिस ध्वनि का हम उच्चारण करते हैं, उस ध्वनि को लिखने की विधि, लिखने का तरीका ही लिपि कहलाता है। लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा के उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। ठीक है बच्चों, आज हमने आपको भाषा, बोली और लिपि पढ़ाई। भाषा, लिपि, बोली को अब मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसे आप लोग अपने घर पर याद करेंगे। अगले वर्ग में, अगले क्लास में मैं इससे आगे व्याकरण है और व्याकरण का क्या महत्व है और इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर है उसे मैं लिखवाऊंगा। धन्यवाद।